माई हिस्ट्री नोट्स फ्रॉम इटुटेरिया। सिंधु सभ्यता, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का खोज जो है वो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने किया। सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जिक्र किया 1826 में अपने पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी में, नरेटिव ऑफ जर्नी। उसके बाद बर्टन बंधु ने 1856 में, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 में इसका जिक्र किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में वायसराय बने। 1853 से 1856 के बीच में वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बने। तो उन्होंने पुरातत्व विभाग का स्थापना किया और सर जॉन मार्शल को अध्यक्ष बनाया। सर जॉन मार्शल 1921 और उनके अंदर काम दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 3250 ईस्वी से लेकर के 2750 ईस्वी तक। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईस्वी से 2750 बीसी तक काल है। कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2300 बीसी से 1750 बीसी तक, और डीपी अग्रवाल ने भी 2300 से 1750 बीसी तक ही माना है। इसका नाम अलग अलग है: सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। विदेशी मत की बात करें तो विदेशी मत के अनुसार इस सिंधु सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता से ही बना है, सुमेरियन सभ्यता से। और मार्शल, व्हीलर और चाइल्ड भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता से बना है। डी कौशाम्बी के अनुसार भी सिंधु सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों से ही बना है। लेकिन स्थानीय मत ये है कि सिंधु सभ्यता जो है वो द्रविड़ सभ्यता के लोगों से बना है, द्रविड़ सभ्यता के। राखलदास बनर्जी के अनुसार भी सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ सभ्यता के ही हैं। टी एन रामचंद्र मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है आर्य सभ्यता से बना हुआ है। लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर भी आर्य सभ्यता से ही मानते हैं। तो ये था कुछ मत। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तांबा और टीन मिलाकर के कांस्य बनता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। इसमें लिखित जानकारी मिली है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता था। यहाँ व्यापार प्रधान सभ्यता था। यहाँ राजनीतिक जो है वो जीवन नहीं था। आर्थिक की बात करें तो यहाँ देशीय और विदेशीय दोनों तरह का व्यापार होता था। सामाजिक जीवन संभवतः दो भागों में यहाँ का समाज बटा हुआ था, एक उच्च समाज और एक निम्न। संस्कृति की बात करें तो लिपि था, माप तौल भी था, बर्तन निर्माण, धातु कला ज्ञान था, बर्तन निर्माण कला, धातु कला ज्ञान दोनों था। विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी जो है वो है दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी जो है वो बलूचिस्तान है, सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। तो सबसे उत्तरी हो गया मांडा, सबसे दक्षिणी हो गया दाइमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी हो गया सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल और जगह।
अफगानिस्तान में है सोतुगोई और मुंडीकाक। सोतुगोई और मुंडीकाक जो है वो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में हो गया हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। कोट दीजी, कोट दीजी भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो भी पंजाब में है, सिंध नदी के दाएं तट पर। सिंध में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। चनहुदड़ो जो है वो सिंध में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। कोट दीजी, कोट दीजी जो है वो सिंध में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। डाबरकोट बलूचिस्तान में है। बालाकोट भी बलूचिस्तान में है। भारत में कुछ स्थल जैसे मांडा, मांडा जो हो गया जम्मू कश्मीर में हो गया। मांडा जो है वो सबसे उत्तरी स्थल हो गया। पंजाब, पंजाब में है रोपर, रोपर यानी रूपनगर। रोपर या रूपनगर जो है वो पंजाब में है। संघोल, संघोल भी कहाँ है? पंजाब में। हरियाणा में है बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। भगवानपुर हरियाणा में, यानी हरियाणा में है बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। राजस्थान में कुछ है कालीबंगा और बालाथाल। कालीबंगा और बालाथाल जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा की खोजकर्ता लाल एवं थापर थे। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में है। संगोली, संगोली यूपी में है। संगोल पंजाब में, संगोली यूपी में है। बड़गांव कहाँ था? बड़गांव यूपी में था। महाराष्ट्र, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद था महाराष्ट्र में। लोथल, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ था? गुजरात में। सुतकोटदा, सुतकोटदा जहाँ से घोड़े का अवशेष मिला है, सुतकेटदा गुजरात में ही था। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ था? गुजरात में। धौलावीरा यानी कच्छ। धौलावीरा में 3 खंड थे और धौलावीरा से व्यवस्थित नाली मिला था। धौलावीरा में 3 खंड थे और धौलावीरा से व्यवस्थित नाली मिला था। रंगपुर कहाँ? गुजरात में है। रंगपुर कहाँ था? गुजरात में। भगतराव, गुजरात। रोजदी, गुजरात। तो गुजरात से हो गया लोथल, धौलावीरा, सुतकोतदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का नगर जो था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। शहर 2 भागों में बटे हुए थे। पूर्वी नगर जो था वो निचला नगर गरीबों के लिए था। पश्चिमी नगर जो था वो ऊंचा था, वो अमीरों के लिए था। 4:2:1 में ईंट बनता था। ईंट जो है वो कच्ची पक्की दोनों तरह से बनता था। सड़क 2 होती थी, एक पतली और एक चौड़ी। दरवाजे जो है वो पतली सड़क की तरफ से खुली होती थी। कुआं, लगभग हर घर में कुआं था। नाली निकासी का साधन था। शौचालय लगभग हर घर में था। सामूहिक भवन, सामूहिक भवन में हो गए स्नानागार, विशाल अन्नागार और एवं सामूहिक सभागार। स्थल किस नदी के किनारे? खोजकर्ता और वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ। तो हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी के किनारे। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे था। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा और राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। बनवाली, बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे था। रोपड़, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रंगपुर, रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे। सुरकोतदा, सुरकोतदा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे। खोजकर्ता की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने किया था लोथल का खोज। कालीबंगा, कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। राखीगढ़ी का खोज सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी का खोज
सूरजभान ने। चनहूदड़ों का खोज किसने किया था? सिंधु। मैके एवं मजुमदार, मैके एवं मजुमदार जो है वो चनहूदड़ों का खोज किया था। बनवाली का खोज किसने किया था? पता नहीं। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने। रंगपुर का खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने। रंगपुर का खोज किया था एस.आर. राव ने। कुछ प्राप्तियां कहाँ कहाँ से मिली थी? जैसे अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, R37, श्रमिक आवास और कब्रिस्तान, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो से मिला था। कांस्य दर्पण मोहनजोदड़ो से। R37 मोहनजोदड़ो से ही मिला था। श्रमिक आवास मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो से। अन्नागार, क्या बोल दिए, सब उल्टा पढ़ दिए। अन्न भंडार जो है वो हड़प्पा से मिला था। अन्न भंडार हड़प्पा। कांस्य दर्पण हड़प्पा से। R37 हड़प्पा। श्रमिक आवास हड़प्पा से मिला था। कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा से। अन्नगार कहाँ से मिला था? अन्नगार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्नगार मोहनजोदड़ो से मिला था। स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला था? कांस्य मूर्ति नग्न अवस्था वाली मोहनजोदड़ो से मिला था। पुरोहित को मूर्ति मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय कहाँ से मिला था? महाविद्यालय जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। एक सिंह पशु की चित्र, एक सिंह वाली पशु की चित्र मिला था मोहनजोदड़ो से। लोथल से क्या क्या मिला था? गोदीवाड़ा जो है वो लोथल से मिला था। चावल का दाना लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल से। हाथी दांत भी लोथल से मिला था। तीन युगल सावधान जो है वो लोथल से मिला था। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। भूकंप के प्रमाण कालीबंगा से। चूड़ियाँ कालीबंगा से। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी से क्या मिला था? ताम्र उपकरण जो है वो राखी गढ़ी से मिला था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? मनके बनाने का कारखाना चनहूदड़ो से। श्रृंगार बॉक्स जो है वो चनहूदड़ो से मिला था। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता जो है वो चनहूदड़ो से मिला था। मिट्टी का हल बनवाली से मिला था। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला था? तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से। धान की भुस्सी कहाँ से मिला था? धान की भुस्सी रंगपुर से। ज्वार और बाजरा भी रंगपुर से मिला था। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य सुरकोतदा से। कलश सावधान कहाँ से मिला था? कलश सावधान जो है वो सुरकोतदा से। तराजू कहाँ से मिला था? सुरकोतदा से मिला था तराजू। पतन, सिंधु सभ्यता का पतन। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ से हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि विदेशी आक्रमण से हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन से हुआ था। तो मैके और जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो बाढ़ से हुआ था। चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण से हुआ था। फेयर सर्विस के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ था। सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करें तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः शासन जो है वो पुरोहित और व्यापारी वर्ग नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। पिज्जट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है पिज्जट ने। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्र के जनतंत्रमक माना है। सामाजिक जीवन, समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी परिवार। संभवतः परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक होती थी। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं है, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग आदि। सभ्यता के लोग जो है वो शांति प्रिय थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियां दोनों करते थे। मोहनजोदड़ो मनोरंजन का
क्या था? मनोरंजन का था। पासे, नृत्य करना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई करवाना, ये सब मनोरंजन के कुछ साधन थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि, जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियां से परिचित थे। कृषि के सभी विधियों से सिंधु घाटी के लोग जो है वो परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित थे। चावल से भी परिचित थे। गन्ना, रागी के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से गन्ना और रागी के प्रमाण नहीं मिले हैं। पशुपालन की बात करें तो प्रिय पशु जो था वो था कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के लोगों को प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के लोग गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे। गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे। उद्योग, सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प। सूती वस्त्र बनाने का उद्योग था, बर्तन बनाने का उद्योग था और शिल्प बनाने का उद्योग था। व्यापार जो है वो पश्चिमी एशिया से होता था, मध्य एशिया से भी होता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से भी होता था। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान से सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। निर्यात होता था क्या? निर्यात होता था सूती वस्त्र, हाथी दांत और लकड़ी। निर्यात होता था सूती वस्त्र, हाथी दांत और लकड़ी। आयात होता था चांदी। चांदी का आयात होता था ईरान और अफ़गानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोग चांदी मंगवाते थे ईरान और अफ़गानिस्तान से। टीन मंगवाते थे कहाँ से? टीन अफ़गानिस्तान से। तांबा मंगवाते थे खेतड़ी से, राजस्थान खेतड़ी से। लाजवर्त मंगाते थे मेसोपोटामिया से। धार्मिक जीवन की बात करें तो लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्व नहीं था। लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्व नहीं था। मंदिर का प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा होती थी मोहनजोदड़ो में। मातृ देवी की पूजा होती थी मोहनजोदड़ो में। उर्वरता देवी की भी पूजा होती थी। एक मुहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि के भी प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में। तो नाग पूजा होता था, लिंग पूजा होता था, योनि पूजा होता था एवं स्वास्तिक के चिन्ह के प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता से। अग्निकुंड के प्रमाण जो है वो लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रमाण मिला है। वृक्ष का भी पूजा होता था, पशु का भी पूजा होता था सिंधु काल में। तो ये था सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जानकारी। अब पढ़ते हैं वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 BC माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 600 BC माना जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक के निर्माता कौन? आर्य। वेद निर्माता कौन है? आर्य। आर्य का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है आर्य, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। मूल निवास। आर्य कौन थे? आर्य मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। आर्य कौन थे? मैक्स मूलर मानते हैं कि मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। डॉक्टर संपूर्ण नंद मानते हैं कि ये लोग आल्प्स पर्वत क्षेत्र से आए थे, यानी यूरेशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मान के थे ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मानते थे कि ये लोग जो है वो तिब्बत से आए हुए लोग थे। जानकारी के स्रोत साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 BC के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख से किनका किनका मिलता है? इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड था। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड था और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड था। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे साहित्यिक स्रोत में हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त
ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि विश्वामित्र को समर्पित है। 7वां मंडल में 10 राज्य युद्ध है का वर्णन है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन 7वां मंडल में। 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में लिखा गया है। सोम देवता को वनस्पति देवता बोला जाता था। वनस्पति के देवता थे सोम देवता। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है 10वां मंडल में। दूसरा है सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत वेद था। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सामवेद में किया गया था। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि था। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि लिखा हुआ था। गद्य एवं पद्य दोनों में थे यजुर्वेद, यानी कहानी और कविता दोनों के रूप में था यजुर्वेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, विवाह, वर्गीकरण ब्रह्मवेद बोला जाता है। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद यानी ब्रह्मवेद माना गया है। ऋग्वेता एवं उद्येता। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री बोलते थे। सामवेद पढ़ने वाले को उद्याता या उद्रात्री बोलते थे। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्यु कहते थे। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। यानी ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री, सामवेद उद्याता या उदात्री, यजुर्वेद अधर्यु, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा। उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद जो है ऋग्वेद के उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? सामवेद के केन और छांदोग्य। केन छांदोग्य जो है वो सामवेद के उपनिषद हैं। तैत्तिरीय और मैत्रेयनी जो है वो यजुर्वेद के उपनिषद हैं। मांडक्य एवं प्रश्न मुंडक। मांडक्य प्रश्न मुंडक जो है वो अथर्ववेद के उपनिषद हैं। आरण्यक। तो आरण्यक ऋग्वेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। सामवेद के आरण्यक है। ऋग्वेद के आरण्यक है कौन? ऋग्वेद का है कौन? जैमिनीय और छांदोग्य, पता नहीं। सामवेद का आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। सामवेद का आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय एवं सतपात। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा सतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा सतपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। पूर्व वैदिक काल के बारे में अब पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन जो है कबीलाई जीवन को कबीलों को जन कहा जाता था। राजन राजा को कहा जाता था। राजा के पास सीमित अधिकार था। राजा की सहायता के लिए समिति और सभा विदत गण होते थे। राजा की सहायता के लिए पूर्व वैदिक काल में समिति, सभा, विदत और गण होते थे। समिति जो था वो आम लोगों की सभा थी।
सभा जो है वो कुलीनों की संस्था थी। कुलीन लोग जो है वो सभा में आते थे। विदत, विदत जो है उपज, लूट बंटवारा, उपज या फिर लूट बंटवारा करने के लिए विदत संस्था थी। गण, गण जो है वो कुलीनों की ही एक सभा थी, तो वो गण भी एक कुलीनों की सभा थी। अधिकारी रत्नीन कहलाते थे। पूर्व वैदिक काल में अधिकारी जो है वो रत्नीन कहलाते थे। पुरोहित, सेनानी, पूरब और स्पर्श। पुरोहित, सेनानी, पूरब और स्पर्श थे अधिकारी में। पुरोहित थे, सेनानी थे, पूरब थे, स्पर्श, स्पर्श जो है गुप्तचर। पूर्व वैदिक काल में गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। सेना जो है वो नियमित नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में सेना नियमित नहीं थी। स्वेच्छा से दिया गया कर को बलि कहते थे। बलि जो है वो पूर्व वैदिक काल में क्या था? कर था। न्याय का उल्लेख नहीं है। सामाजिक जीवन, समाज जो है वो समतावादी था। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करता है। दास प्रथा का प्रचलन था। पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई थी। परिवार या कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई थी पूर्व वैदिक काल में। पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार था। परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार था। स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार, 16 संस्कार थे। स्त्रियों को उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का पूर्व वैदिक काल में अधिकार था। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा प्रचलन था। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा जो है वो प्रचलित था पूर्व वैदिक काल में। अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा ये कुछ महिलाएं हैं पूर्व वैदिक काल के। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग थे। मनोरंजन के लिए नृत्य किया करते थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को सर्वाधिक महत्व है। ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख है। घोड़े का प्रयोग जो है रथ खींचने के लिए किया जाता था। कृषि का महत्व कम था, मात्र 24 मंत्र कृषि के बारे में है। उद्योग भी सीमित था। तांबा की खोज हो चुकी थी। बढ़ईगिरी और रथकार ये सब उद्योगी थे। व्यापार विनिमय द्वारा होता था। व्यापार जो है वो विनिमय द्वारा पूर्व वैदिक काल में होता था। केवल आंतरिक व्यापार वैदिक काल में होता था। मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। पूर्व वैदिक काल में मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। धार्मिक जीवन, प्रकृति पूजा एवं बहुदेववादी था। प्रकृति को पूजते थे और ढेर सारे भगवान को मानते थे पूर्व वैदिक काल के। कुछ देवता का 3 श्रेणियाँ थी। देवताओं को 3 भाग में बांटा गया था। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता में थे इंद्र, मारुत, रुद्र एवं वायु। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति को पृथ्वी के देवता माना जाता था। आकाश के देवता थे सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु। सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु जो है वो आकाश के देवता थे। सबसे प्रमुख पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो थे इंद्र। इनको पुरंदर भी कहा जाता था। सबसे प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल में इंद्र थे। मध्यस्थ वाला देवता कौन थे? अग्नि। वर्षा के देवता वरुण माने जाते थे। चमकता सूर्य, सविता जो है वो चमकता सूर्य को देवता माने जाते थे और इन्हीं के लिए गायत्री मंत्र था। सविता के लिए गायत्री मंत्र था। उगता सूर्य के देवता माने जाते थे मित्र। चमकता सूर्य का देवता सविता, उगता सूर्य के देवता मित्र। चिकित्सक देवता कौन थे? अश्विन। चिकित्सक देवता जो है वो अश्विन थे। पशुओं और औषधि के देवता कौन थे? पूषण। पशुओं और औषधि के देवता थे पूषण। वनस्पति के देवता कौन थे? सोम। वनस्पति के देवता थे सोम। पूर्व वैदिक काल में वनस्पति के देवता थे सोम। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के। 1000 BC के बाद लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। अर्थ आया, राज हुआ, राज आया हुआ तो समाज बना, समाज बना तो धर्म का विकसित हुआ।
राजनीतिक जीवन की बात करें तो जन का आकार जो है वो बड़ा होने लगा। भरत प्लस कुरु जो है वो कुरु जनपद बन गए। राजा का महत्व शक्ति में वृद्धि हुआ। पद को वंशानुगत कर दिया गया। राजा का पद जो है वो अब वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार बढ़ने से सभा और समिति का जो है वो महत्व कम हो गया। रत्निन की संख्या अब 17 हो गया। उत्तर वैदिक काल में रत्निन का संख्या 17 हो गया। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब स्वेच्छा से कर नहीं बल्कि नियमित कर देना होता था। सेना एवं न्याय अभी पूर्णतः अस्थायी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी सेना और न्याय जो है वो पूर्णतः अस्थायी नहीं था। सामाजिक जीवन की बात करें तो परिवार से बड़ा ग्राम था, ग्राम से बड़ा विश्व था और विश्व से बड़ा जन था। अब वर्ण जो है वो जन्म आधारित हो गया। पूर्व वैदिक काल में था वर्ण जो कर्म आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण को जन्म आधारित कर दिया था। ब्राह्मण से ज़्यादा क्षत्रिय, क्षत्रिय से ज़्यादा वैश्य, वैश्य से ज़्यादा शूद्र। गोत्र क्या था? गोधन को गोधन एकत्र करना गोत्र कहलाता था। गोधन एकत्र करना गोत्र। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक। गृहस्थ काल था 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ काल था 50 से 75 वर्ष तक और सन्यासी काल 75 से 100 वर्ष तक। तो 0 से 25 वर्ष के लोग ब्रह्मचर्य वाली जीवन व्यतीत करते थे। 25 से 50 वर्ष तक लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन व्यक्त करते थे और 75 से 100 वर्षों तक संन्यास जीवन व्यतीत करते थे। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना जाता था। गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना जाता था। स्त्री की स्थिति में गिरावट हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। समिति में भागीदारी नहीं थी स्त्रियां। पर्दा प्रथा आदि का शुरुआत हो गया। मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी ये सब महिलाएं हैं उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल के हैं मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी। दास प्रथा थी। भोजन, मनोरंजन ये सब के साधन था। विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह का विवाह होता था। उत्तर वैदिक काल में 2 तरह का विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। आर्थिक जीवन की बात करें तो प्रमुख व्यवस्था जो था वो था कृषि हो गया लोहे की खोज से। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन है। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन है। दूसरा प्रमुख व्यवस्था था पशुपालन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अधिशेष से उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला पर सिक्कों का प्रमाण नहीं था। उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार तो होता था लेकिन सिक्का का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। अब कुछ आधुनिक नदियां हैं जिसको पुराना नाम वैदिक काल में अलग नाम था, जैसे झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को, अभी जो रावी नदी है उसका पौराणिक नाम है परुष्णी नदी, प्राचीन नाम। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। सतलज को सतुद्री बोला जाता था। चिनाब नदी को अस्कनी बोला जाता था। चिनाब नदी को अस्कनी। गंडक नदी को पहले सदानीरा कहा जाता था। गंडक नदी को सदानीरा। काबुल नदी को पहले कुभा। ब्यास नदी को बिपाशा और घग्घर नदी को सरस्वती कहा जाता था। यानी वितस्ता जो है वो झेलम नदी है। परुष्णी जो है वो रावी नदी हो गया। सतुद्री कौन सा नदी है? सतुद्री है सतलज। अस्किनी कौन सा नदी है? अस्किनी है चिनाब नदी। सदानीरा कौन सा नदी है? गंडक। कुभा जो है कौन सा नदी है? काबुल। विपाशा कौन सा नदी? ब्यास। सरस्वती कौन सा नदी है? घग्घर। धार्मिक जीवन, यज्ञ कर्म कांडों का महत्व जो है वो बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर होने लगा। अब जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता बन गए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन बने? प्रजापति। प्रजापति जो है वो सृजन के देवता माने जाते थे।
प्रजापति सृजन के देवता माने जाते थे। पोषण एवं रक्षक देवता कौन थे? विष्णु। उत्तर वैदिक काल में पोषण एवं रक्षक देवता विष्णु। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन? रुद्र माने जाने लगे। पशुओं के देवता रुद्र। जल देवता कौन थे? वरुण। शूद्रों के देवता थे पूषण। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। प्रतिष्ठा हेतु जो यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है वो प्रतिष्ठा हेतु होता था। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो है वो प्रदर्शन शक्ति हेतु होता था। शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ जो है वो राज्य विस्तार के लिए होता था। यज्ञ में कर्म कांड एवं बलि की प्रधानता थी। उपनिषदों में निंदा। यज्ञों की उपनिषदों में निंदा की गई। महाजनपद। महाजनपद की बात करें तो छठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। कबीला जो है वो जन बना, जन जो है वो जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है, इससे 16 जनपदों की सूची मिली है। 16 जनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिला है। तो ये 16 जनपद कौन कौन से हैं? तो बिहार में हो गए मगध, अंग और वज्जी। बिहार में हो गए मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी कहाँ? राजगृह है। अंग की राजधानी चंपा है और वज्जी की राजधानी वैशाली है। मगध जो है वो पटना गया क्षेत्र में है। अंग जो है वो भागलपुर क्षेत्र में है। वज्जी जो है वो तिरहुत क्षेत्र में है। मगध सबसे शक्तिशाली था। वज्जी जो है वो प्रथम गणतंत्र था। प्रथम गणतंत्र। इसमें 8 जनपद थे। वज्जी में 8 जनपद थे, उसमें से एक था लिच्छवी। वज्जी महाजनपद जो था उसमें 8 जनपद थे, उसमें से एक था लिच्छवी। उत्तर यूपी में है। फिर यूपी में 8 महाजनपद यूपी में थे। 8 काशी, कोशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, ये सब यूपी में थे। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कोशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कोशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी अहिछत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा और चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेती की राजधानी शक्तिमती था। कोशल जो था वो फैजाबाद क्षेत्र में था। मल्ल जो है वो देवरिया में था। मल्ल जो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्ल की राजधानी थी। मल्ल भी एक गणतंत्र था। इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु की राजधानी थी। महाभारत में एक इंद्रप्रस्थ चर्चित है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, यहाँ के राजा शिशुपाल थे। अवंती कहाँ था? मध्य प्रदेश में। अवंती का राजधानी उज्जैन या और महिष्मती था। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। मत्स्य जो कि राजस्थान में था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में। मत्स्य राजस्थान जयपुर में था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन और पोटली। अस्मक जो कि अकेला साउथ में था, दक्षिण भारत में। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली। कंबोज जो है भारत से बाहर राजपुर और हाटक। भारत से बाहर था। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक था। गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये थे महाजनपद। महाजनपद की बात करते बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ। नास्तिक आस्तिक संप्रदाय का जन्म हुआ। परिचय। बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का मृत्यु हुआ 483 बीसी में। जन्म 563 बीसी में हुआ और मृत्यु जो है वो 483 बीसी में हुआ। कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे।
बुद्ध के माता का नाम था महामाया। बुद्ध के माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिय वंश की रानी थी, कोलिय वंश की थी, राजकुमारी होंगी। सौतेली माता, बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी जो है वो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गई थी। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति को, और तीसरा मृत व्यक्ति को, और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। और सन्यासी व्यक्ति जो है बहुत खुश था, उसी से बुद्ध ने सोचा कि हम भी सन्यासी बनेंगे। प्रथम गुरु, बुद्ध के प्रथम गुरु जो है वो अलार कलाम वैशाली के थे। बुद्ध के प्रथम गुरु हुए अलार कलाम, जो कि वैशाली के। बुद्ध के द्वितीय गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध के द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगृह से। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बुद्धत्व कहते हैं। तथागत, तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि प्रिय शिष्य बुद्ध के कौन थे? आनंद। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। यानी बुद्ध को बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि कहा गया। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने ऋषिपत्तनम के सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। घटना और कुछ प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल। बुद्ध के निर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक है पद चिन्ह। तो स्तूप किसका प्रतीक है? आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। वैशाली में महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। कहाँ? वैशाली में। प्रजापति गौतमी जो थी वो प्रथम महिला भिक्षुनी थी। प्रथम महिला प्रवेश कौन की? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती कौशल में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती कौशल में। बुद्ध का अंतिम उपदेश सुमद को मिला। बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको दिया? सुमद को, जो कि शिष्य था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं बुद्ध ने। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म की परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहला जो है वो 483 BC में हुआ। दूसरा जो है 383 BC में। तीसरा जो है वो 247 BC में, करीब 250 BC में। और चौथा जो है 102 AD में। कहीं तो 6 AD लिखा जाता है ना, 98 AD। कहाँ कहाँ पे हुआ? तो पहला जो हुआ बौद्ध संगति राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। पहला बौद्ध संगति के समय राजा कौन थे? पहला बौद्ध संगति के समय राजा थे अजात शत्रु। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ। चौथा बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबाकामी। तीसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और चौथा बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष।
बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासंघिक एवं भेरवादी के रूप में दूसरा बौद्ध संगति में हुआ था। अभिधम्म का संकलन किया गया था कब? तीसरा बौद्ध संगति में। अभिधम्म का संकलन किया गया था तीसरा संगति में। और बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ था चौथा बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ था चौथा बौद्ध संगति में। तो हीनयान और महायान में अंतर क्या था? तो हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। हीनयान जो है वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। हीनयान जो है वो श्रीलंका, भारत, वर्मा और थाईलैंड में प्रसिद्ध हुए। महायान जो है परिवर्तन समर्थक थे। महायान वाले लोग बुद्ध को देवता मानते थे, अवतार मानते थे। महायान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और इनका मुख्य आदर्श था बोधिसत्व। महायान भारत प्रसिद्ध हुआ उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों को सहायता करता है। वज्रयान गुप्त काल में इसका विकास हुआ। वज्रयान का विकास गुप्त काल में हुआ। इसमें आडंबर की प्रधान थी। इसने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। 3 गो पिटक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह सूत्र पिटक में है। संघ के नियमों का संग्रह किस में है? संघ के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। और बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं वो अभिधम्म पिटक में है। तो सूत्र पिटक में हो गया बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार। जातक कथा, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है वो जातक कथा में लिखा हुआ है। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। नागसेन ने लिखा है मिलिंद पन्हो किसने लिखा है? नागसेन। एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने। चैत्य स्तूप एवं विहार जो है वो बुद्ध से संबंधित है। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से गांधार कला संबंधित है। तो ये था बौद्ध धर्म। अब पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव यानी आदिनाथ या वृषभनाथ। 22वें तीर्थंकर जो थे वो अरिस्टोनोमी थे। 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनोमी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो महावीर के द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ, मृत्यु 468 बीसी में हुआ। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी 72 वर्ष की उम्र में हुआ। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के माता का नाम था त्रिशला। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है वो ज्ञात्री कुल के थी और महावीर की माता त्रिशला जो है वो चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा।
महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम था अन्नोजा। महावीर के पुत्री का नाम था अन्नोजा या प्रियदर्शनी। महावीर ने घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। 12 वर्ष पश्चात महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में जीन किसको कहा जाता है? विजेता को। अरहत कहा जाता है योगी को। निर्ग्रंथ कहा जाता है बंधन रहित को। और महावीर कहा जाता है साधना के प्रति समर्पण को। यानी जीन मतलब विजेता, अरहत मतलब योगी, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित और महावीर का मतलब है साधना के प्रति समर्पित। उपदेश एवं शिक्षाएं। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य कौन थे महावीर के? जामिल और जमाली। जामिल जो है वो प्रथम शिष्य थे महावीर के। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये महावीर ने कहा था, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। मुक्ति के लिए महावीर ने त्रिरत्न मार्ग दिया। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये महावीर के त्रिरत्न थे। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक आचरण मतलब दुख सुख में समान भाव रखना। 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया महावीर ने। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में महावीर जो है वो विश्वास करते थे। महावीर जो है वो आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, कर्म में भी विश्वास करते थे, मोक्ष में भी विश्वास करते थे और वर्ण में भी विश्वास करते थे। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच का मार्ग बताते हैं महावीर। जैन सभाएं, 2 जैन सभा हुआ था। पहला जैन सभा जो है वो 4 BC में हुआ था और दूसरा जैन सभा जो है वो 6 AD में हुआ था। पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जैन सभा जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में और दूसरा जैन सभा जो है वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहले जैन सभा के समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पहले जैन सभा के समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे के समय थे क्षमाश्रवण। जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन कब हुआ था? जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन जो है वो प्रथम जैन संगति में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन जो है वो चंद्रगुप्त के समय होता है। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त के समय होता है श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट जाता है जैन धर्म। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे समर्थक और दिगंबर के समर्थक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। स्त्री के लिए भी इसमें मोक्ष था। महावीर स्वामी को भगवान मानते थे और मूर्ति पूजा करते थे। दिगंबर जो भद्रबाहु थे वो पूर्णतया नग्नता में विश्वास करते थे। स्त्री के लिए इसमें मोक्ष संभव नहीं था और दिगंबर मतानुसार में पुरुष थे। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर कहलाएं। महावीर के जो शिष्य हुए वो क्या कहलाएं? गणधर। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। महावीर के मृत्यु के बाद मात्र सुधर्मन ही एक जीवित बचा था और वही प्रमुख बना। तीर्थंकरों के कुछ चिन्ह। ऋषभ देव का क्या प्रतीक था? बैल और ऋषभ देव का बैल। अजीतनाथ का क्या प्रतीक था? हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक था हाथी। पार्श्वनाथ का क्या प्रतीक था? सर्प। पार्श्वनाथ का था सर्प। महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह।
मथुरा शैली जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा शैली जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो है वो जैन और हिंदू दोनों से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर जैन एवं हिंदू दोनों से संबंधित है। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति जो है वो भी जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति। 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक, 12 वर्ष पर मस्तिकाभिषेक होता था। जैन साहित्य, जैन साहित्य जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य में अंग 12 गो हैं, उपांग 12 गो हैं, प्रकीर्ण 10 गो, छेदसूत्र 6, मूल सूत्र 4। अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। अंग जो था उसमें जैन सिद्धांत लिखा हुआ था। उपांग जो है वो अंग का विस्तार था। प्रकीर्ण ग्रंथों के परिशिष्ट प्रकीर्ण थे। छेद सूत्र भिक्षुकों के नियम छेद सूत्र में थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। भगवती सूत्र महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र, महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र जो है वो भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। तो यहाँ जैन धर्म समाप्त हो जाता है और अब पढ़ना है मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में मगध जो वो सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध के संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध में 4 वंश जो है वो शासन किया। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश की बात करें तो मगध का प्रथम वंश तथा पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और हर्यक वंश की राजधानी थी राजगिरी। हर्यक वंश के राजवैद्य थे जीवक। जीवक बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रघोत। बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रघोत की सेवा की जीवक ने। बिंबिसार का विवाह महाकोसला, चेलना और क्षेमा से हुआ। महाकोसला कोसल की राजकुमारी थी। चेलना जो है वो चेटक की पुत्री वैशाली की थी। चेलना जो है वो राजा वैशाली की राजकुमारी थी। क्षेमा जो है वो मध्य देश की राजकुमारी थी। क्षेमा। तो बिंबिसार का विवाह महाकोसला, चेलना और क्षेमा से हुआ। बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके राजा बना। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। 492 BC में पिता की हत्या करके शासक बना अजातशत्रु। वैशाली तथा काशी को जीत लिया। अजातशत्रु जो है वो वैशाली तथा काशी को जीता। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। अजातशत्रु जो है वो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था। तो अजातशत्रु के बाद शासक बना उदयीन। पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया उदयीन। गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया? उदयीन ने, और उसे राजधानी भी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। संस्थापक हुए शिशुनाग वंश के वंश कौन? शिशुनाग। राजधानी शिशुनाग वंश का वैशाली। शिशुनाग वंश का राजधानी कहाँ? वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती को मगध मिला लिया। शिशुनाग के बाद बना राजा कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। पाटलिपुत्र से स्थापित कर दिया। कौन? कालाशोक। वैशाली से वापस पाटलिपुत्र। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया और
शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। और शिशुनाग वंश के बाद फिर आया नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद भारत का प्रथम शासन जिसने एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद एक राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम के दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मनंद इसने कलिंग जीता। इसने कलिंग से जैन जिन सेन की मूर्ति को मगध लाया था। महापद्मनंद जो था वो कलिंग को जीत लिया था और कलिंग में जैन जिन सेन की जो मूर्ति थी, जिन सेन की मूर्ति, उसको मगध ले आया था। कलिंग में महापद्मनंद ने एक नहर खुदवाई। उसका प्रमाण जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल द्वारा जो बनवाया गया है उसमें लिखा हुआ है। और अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। और फिर आक्रमण हो गया सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईस्वी में। 326 में सिकंदर का आक्रमण हो गया। तो मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ था ईरानी आक्रमण। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन हुआ? ईरानियों द्वारा, हखामनी वंश के द्वारा। प्रथम आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा 558-559 बीसी में हुआ। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम ने किया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने किया 516 बीसी में। भारत का पश्चिमोत्तर भाग जीता तथा 20वां प्रांत बनाया। दारा प्रथम जो है वो भारत का पश्चिमोत्तर भाग जीत लिया और उसको अपना 20वां प्रांत बनाया, जहां से दारा प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ जो ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ जो ईरानी अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी। बाद में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। बाद में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। राजप्रसाद स्तंभ आदि विकसित किए गए। आर्थिक संबंध का विकास हुआ। ईरानी आक्रमण के बाद यूनानी आक्रमण हुआ। फिलिप जो सिकंदर का पिता था 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 बीसी में कर दी गई। फिलिप सिकंदर के पिता का हत्या कब हुआ? 329 बीसी में। 329 बीसी में सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत आया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सहयोग किया। पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर का झेलम का युद्ध हुआ, हाइडस्पीच युद्ध, जिसमें पोरस की विजय हुई। तो झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की पराजय हो गई। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर 19 माह भारत रुका और अंततः 325 बीसी में वापस लौट गया। 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। और सिकंदर के आने का प्रभाव क्या रहा? तो निफैया और बऊ-केफला नगर का निर्माण सिकंदर ने करवाया था। निफैया और बऊ-केफला नगर का नाम सिकंदर ने करवाया था। यूनानियों के आने से, सिकंदर के आने से गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ। भारत का एकीकरण हुआ। यूनान के साथ संपर्क बढ़ा और व्यापार वाणिज्य भी बढ़ा। स्रोत यूनानी लेखक। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक थे, वो थे निरियाकस, आने सिक्रेट्स एवं एरिस्टोब्यूलस। निरियाकस, आने सिक्रेट्स और एरिस्टोब्यूलस जो है वो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। तो अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश जो है 322 बीसी से 185 बीसी तक चला था। मौर्य वंश की जानकारी दो तरह से मिलता है, एक तो कुछ साहित्यिक स्रोत है और दूसरा कुछ पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत हो गए अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्राक्षर और कुछ बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ।
पुरातात्विक सार्स हो गए अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड आदि और जूनागढ़ अभिलेख। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य यानी कौटिल्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण आदि में उसे शूद्र कहा गया। तो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया बौद्ध जैन ग्रंथ में, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कहा गया क्या, शूद्र। जस्टिन और अस्ट्रेबो ने सेंट्रोकोट्स कहा, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स कहा। एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स कहा। चंद्रगुप्त को जस्टिन और अस्ट्रेबो ने सेंट्रोकोट्स कहा और एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना, विलियम जोन्स ने। सेल्यूकस से चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ 305 बीसी में, मेगास्थनीज हाथी हेलेना। जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना थे। सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था, 305 बीसी में, जिसमें मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। 500 हाथी मिला सेल्यूकस को। हेलेना से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, काबुल, कंधार और मकरान, हेरात, काबुल, कंधार और मकरान 4 प्रांत दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना था और उससे वह भारत को रौंद डाला। जस्टिन सिकंदर चंद्रगुप्त भेंट का वर्णन किया है। जस्टिन जो है वो सिकंदर और चंद्रगुप्त का जो भेंट हुआ था उसका वर्णन किया है। 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य सलेखन संथरा पद्धति द्वारा मृत्यु प्राप्त कर लेता है। सलेखन संथरा पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवणबेलगोला में मृत्यु प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी बोला जाता था। अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दोनों विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम तथा बाद में अशोक को भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी, सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक। सूखे अंजीर और अंगूरी शराब तो दे दिया था, दार्शनिक नहीं दिया था। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक की बात करें तो 269 बीसी से 232 बीसी तक अशोक जो है वो शासन किया। 269 बीसी में अशोक जो है वो राजा बना। इससे पहले अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक जो है वो राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम मास्की गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। 261 बीसी अपने शासन के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध किया, जिसके बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपना लिया और उपगुप्त से दीक्षा ली। अशोक को बौद्ध धर्म के उपगुप्त ने दीक्षा दी। धम्म प्रचार के लिए अशोक ने कार्य किया। और अशोक के बाद आता है बृहद्रथ। अशोक के बाद आया बृहद्रथ 185 बीसी में। अंतिम मौर्य शासक जो अशोक के बाद नहीं और आगे जाकर के अंतिम मौर्य शासक हुआ बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ का सेनापति था। मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्य प्रशासन
मौर्य प्रशासन में राजा था। राजा प्रशासन सैनिक न्यायिक प्रमुख होता था। मौर्य प्रशासन में राजा जो है वो प्रशासन सैनिक न्यायिक प्रमुख था। अमात्य, अमात्य क्या होता? अमात्य जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में अमात्य जो है वो प्रशासनिक अधिकारी था। तीर्थ, तीर्थ जो शीर्षस्थ अधिकारी था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ बोला जाता था। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ, प्रशासनिक अधिकारी को अमात्य। समाहर्ता क्या होता था? मौर्य काल में समाहर्ता क्या था? राजस्व प्रधान, बलि और भाग कलेक्ट करने वाला, बलि और भाग जमा करने वाला राजस्व प्रधान को समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष जो है वो सन्निधाता होता था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष जो है वो शीताध्यक्ष होता था। और अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था। यानी अमात्य प्रशासनिक अधिकारी था, तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारी था, समाहर्ता राजस्व प्रधान होता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था, शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग अध्यक्ष था, अक्षपटलाध्यक्ष जो है वो महालेखाकार आदि था। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग की बात करें तो उसका हेड तो सेनापति कहलाता था। 4 तरह का सेना था, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ वाला सेना। 2 तरह का न्याय था मौर्य काल में, 2 तरह का न्याय था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्याय दीवानी अदालत में होता था और कंटक शोधन न्याय जो है वो फौजदारी अदालत में होता था। गुप्तचर 2 प्रकार के थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था जो थे वो एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे और संचार जो थे वो घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। यानी मौर्य काल के गुप्तचर 2 गो थे, एगो संस्था और एक संचार। गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 5 प्रांत थे मौर्य के, 5 प्रांत थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, प्रासी यानी पूर्वी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली। विषय, विषय के जो प्रधान होते थे, विषय के जो हेड होते थे उनको विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता था। विषयपति या प्रादेशिक। 10 गांवों के समूह का प्रमुख गोप कहलाता था। मौर्य काल में 10 गांवों के समूह का प्रमुख जो है वो गोप कहलाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। नगर प्रशासन की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन जो है वो 6 समितियों के 5-5 सदस्य के द्वारा 30 सदस्यों के द्वारा नगर प्रशासन चलाया जाता था। 6 समितियां थी, हर एक समिति में 5-5 सदस्य थे और इस तरह 30 लोगों के द्वारा नगर प्रशासन चलाया जाता था। मौर्य समाज की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार तो मौर्य साम्राज्य जो है वो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। यानी दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। स्त्री की स्थिति पहले से ठीक हुई। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य काल में जो स्त्रियां वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। वो लोग अपना रूप दिखा दिखा के जीवित रहते थे, रूपा जीवा। मौर्य अर्थव्यवस्था, मौर्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। भाग राजस्व जो है 1/6 से 1/4। मौर्य काल में राजस्व कितना था? 1/6 से 1/4 भाग जो है वो राजस्व था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों होते थे। प्रमुख उद्योग जो था मौर्य काल में वस्त्र उद्योग था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था। मौर्य काल में व्यापार में मुद्रा का भी प्रयोग होता था। टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था और प्रमुख बंदरगाह था भड़ौच।
मौर्य कला की बात करें तो सिंधु सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। शिलालेख 14 शिलालेख, अशोक का 14 शिलालेख है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है और चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात कही गई है। पांचवां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है और सातवां और आठवां शिलालेख में लिखा गया तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां एवं 8वां। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और हृदय परिवर्तन का वर्णन है। यानी पशु बलि का निंदा प्रथम शिलालेख में है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चौथा शिलालेख में, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात 5वां शिलालेख में लिखी हुई है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां और 8वां शिलालेख में, कलिंग युद्ध का वर्णन एवं हृदय परिवर्तन का वर्णन 13वां शिलालेख में है। शिलालेख की खोज किसने? पाद्रेदी फेंदलर ने की थी। अशोक का जो शिलालेख है उसकी खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेदी फेंदलर ने किया था, लेकिन पहली बार पढ़ा गया शिलालेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पाद्रेदी फेंदलर ने 1750 में शिलालेख को खोजा और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार पढ़ा। शिलालेखों पर ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक का शिलालेख जो है उस पे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। 7 स्तंभ थे। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह बनाए हुए थे। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह बनाए हुए थे। राष्ट्रीय चिन्ह पर घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल और 24 तिल्लियों वाला चक्र था। सारनाथ स्तंभ जो था उस पे घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल और 24 तिल्लियों वाला चक्र बनाया हुआ था। गुहा लेख क्या होता था? गुहा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान बनाया गया था, उसी को गुहा लेख कहा गया। बाद में पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया गया। सांची स्तूप, भरहुत स्तूप जो है वो मौर्य काल की स्तूप है। राजप्रसाद क्या होता था? राजा का महल राजप्रसाद पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभों वाला पत्थर एवं लकड़ी का महल मिला है जिसको राजप्रसाद बोला जाता था। लोक कला यक्ष एवं यक्षिनी की मूर्ति लोक कला का प्रतीक था। मौर्य काल का यक्ष एवं यक्षिनी की मूर्ति मौर्य काल से ही प्राप्त हुआ है। NBPW उत्तरी काली पोलिस मृदभांड, NBPW उत्तरी काली पोलिस मृदभांड मौर्य काल के से संबंधित है। अशोक का धम्म जो है वो सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। शिलालेख स्तूप का निर्माण करवाया था और अशोक ने धर्म यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया का यात्रा किया और अपने शासन के 20वें वर्ष रुमेनदेई यानी लुम्बिनी का यात्रा किया। तो ये था मौर्य साम्राज्य। अब आता है मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद का काल। तो मौर्य के बाद का काल हुआ ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित, ब्राह्मण साम्राज्य। और इसमें सबसे पहले है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की 185 BC में। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर जो कि हिंद यूनानी था, पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। शुंग वंश में एक शासक थे अग्निमित्र। मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन की।
मालविका अग्निमित्र में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। अंतिम शासक थे शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति स्तूपों में पाषाण की रेलिंग, देवभूति ने स्तूपों में पाषाण की रेलिंग करवाया। वैष्णव धर्म के उत्थान का काल रहा, वैष्णव धर्म के उत्थान का काल रहा और मनुस्मृति की स्थापना का भी काल रहा, मनुस्मृति के स्थापना का काल। शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ कन्नव वंश। कन्नव वंश की बात करें तो कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव और कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। अब साम्राज्य जो है केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था, घटते घटते मगध जो है मात्र पाटलिपुत्र तक अब सीमित हो गया था। कन्नव वंश के बाद आए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सीमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक था सीमुक और राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का राजधानी था प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में था। प्रमुख शासक हुए सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मण भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। यह बात नाना घाट अभिलेख से प्रमाणित होता है कि सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि दान करना शुरू किया था। सामंत व्यवस्था। सातवाहनों ने सीसा, चांदी, बोटिन, कांसे आदि के सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सीसा, चांदी, बोटिन, कांसे आदि के सिक्का चलाए। सातवाहन संभवतः मातृसत्तात्मक थे, परंतु राजा पितृसत्तात्मक थे। नाम मातृसत्तात्मक था लेकिन राजा पितृसत्तात्मक थे। कला की बात करें तो कार्ले चैत्य का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, सातवाहनों ने किया। अमरावती कला का भी विकास हुआ। चेदी वंश। सातवाहन के बाद आया कौन? चेदी वंश। महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग जो है वो पुनः स्वतंत्र हो गया और कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से मिलते हैं। और चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था खारवेल। खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके जिन शीतलनाथ की जो मूर्ति थी उसको जीत लिया, जो महापद्मनंद ने कलिंग से लूटा था। जिन शीतलनाथ की मूर्ति। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में ही मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और इसका लाभ उठाकर कई विदेशी वंश मध्य एशिया से भारत आए। तो मध्य एशिया से कुछ वंश जो है वो भारत आए थे, जैसे जिसमें से सबसे पहले हिंद यूनानी आया। हिंद यूनानी के बाद शक आया। शक के बाद पल्लव यानी पार्थियन आया और पल्लव के बाद आया कुषाण। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव और पल्लव के बाद कुषाण। हिंद यूनानी यानी ग्रीक या फिर बैक्ट्रियाई। हिंद यूनानी ग्रीक बैक्ट्रियाई। सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीता 190 बीसी में। हिंद यूनानियों ने अपना राजधानी साकल यानी सियालकोट को बनाया। प्रमुख शासक थे मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है। मिनांडर एवं नागसेन। प्रश्न उत्तर का संकलन मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर हैं। बौद्ध धर्म स्वीकारा मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। यानी मिनांडर और नागसेन का जो प्रश्न उत्तर का संग्रह है वह मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। हिंद यूनानियों का प्रभाव क्या हुआ? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। ये प्रथम शासक थे जिसने सिक्के से काल एवं राजा के निश्चित जानकारी मिलती है। हिंद यूनानियों के जो सिक्के थे उससे काल और राजा की जानकारी मिलती है। गांधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान।
गांधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान रहा। अब हिंद यूनानी के बाद आए कौन? शक। शक जो है वो यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से भारत आए। शकों की 5 शाखाएं थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध शाखा हुआ पश्चिमी शाखा, और इसके प्रमुख शासक कौन थे? रुद्रदामन। पश्चिमी शाखा के प्रमुख शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। इसी में मौर्यों की जानकारी मिलती है। उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 बीसी में शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि रखा। उज्जैन का स्थानीय जो राजा था वो 58 बीसी में शकों को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य का उपाधि रखा और एक कैलेंडर सब चलाया विक्रम संवत। विक्रम संवत 5858 बीसी में शुरू किया गया था। शकों के बाद कौन आए? पल्लव। पल्लव यानी पार्थियन। इनकी राजधानी थी तक्षशिला और प्रमुख शासक कौन थे? गोंदो फर्निस। सेंट थॉमस पादरी जो है वो ईसाई प्रचार करने के लिए आया था। कुषाण धर्म। पार्थियन के बाद यानी पल्लव के बाद आया कुषाण। कुषाण जो है ये चीन के यूची यानी तोखरी जाति से संबंधित थे। ये चीन के यूची यानी तोखरी जाति से संबंधित है। मध्य एशिया के माध्यम से कुषाण जो है वो प्रवेश करते हैं। कुषाण 5 कुलों में विभाजित थे, जिसमें से सबसे प्रमुख जो था वो था कुषाण। यूची यानी तोखरी जनजाति 5 कुलों में विभाजित था, जिसमें से प्रमुख था कौन? कुषाण। कुषाण के संस्थापक कौन थे? कुजुल कंड फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक हुए कुजुल कंड फिसेस। विम कंड फिसेस एक शैव उपासक था। विम कंड फिसेस ने सोने के सिक्के चलाए। सबसे प्रमुख शासक जो हुआ कुषाणों में वो था कनिष्क। कनिष्क ने अपना राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा को बनाया। कनिष्क ने अपना राजधानी जो है वो पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा को बनाया। 78 एडी में शासक बनने के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। कनिष्क ने 78 एडी में शासक बनने के उपलक्ष्य में एक शक संवत चलाया और शक संवत को ही राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है भारत में। कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग पर था। कनिष्क के समय भारत का अधिकार जो है वो रेशम मार्ग तक पर था। चीन से मध्य एशिया जाता था रेशम मार्ग। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कनिष्क ने। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। गांधार एवं मथुरा कला का विकास। गांधार एवं मथुरा कला का विकास कनिष्क के समय हुआ। गांधार और मथुरा कला का खूब विकास हुआ। और कनिष्क के समय ही अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद के जनक माना जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है। तांबे के सिक्के के सबसे ज़्यादा मात्रा में जारी किए कौन? कुषाणों ने यानी कनिष्क ने। तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किया कौन? कुषाणों ने यानी कनिष्क ने। तो अब आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसका कुछ स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, जैसे देवी चंद्र गुप्तम से पता चलता है। मुद्रा राक्षस, कामसूत्र कालिदास की रचना से पता चलता है। कुछ लेख से प्रयाग प्रशस्ति लेख हो गए। ताम्रपत्र मुहरों पर जो लेख है, आयरन अभिलेख से भी पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। कुछ मुद्रा से जैसे सिक्के, यात्रा विवरण जैसे फाहियान और वेन सांग से पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य में प्रथम प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? तो पहला श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो 240 एडी से 280 एडी तक रहा। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक
माने जाते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्त का वर्णन है। श्री गुप्त के बाद आया घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त जो है वो 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक रहा। महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच गुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। और घटोत्कच गुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विषयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन ने यह लिखा है कि आर्यावर्त के 9 राजा, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख कौशाम्बी में था। अशोक ने बनवाया था तो कौशाम्बी में था, जिसको बाद में अकबर ने प्रयाग यानी इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद आता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि ली। इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। मेहरौली लौह स्तंभ जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में है। मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। हुनों का प्रथम आक्रमण जो है वो कुमारगुप्त के समय हुआ। हुनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ, जिसे पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। स्कंदगुप्त जो है वो हुनों को पराजित किया और स्कंदगुप्त का शासन था 455 से 467 एडी। हुनों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने। भानुगुप्त 510 ईस्वी में ऐरन अभिलेख। भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का वर्णन मिलता है। विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्तों के प्रशासन की बात करें तो राजा के पास दैवीय अधिकार रहता था। राजा जो है वो दैवीय अधिकार रखता था। मौर्यों के समान केंद्रीकृत प्रशासन नहीं था। मौर्यों के जैसा केंद्रीकृत प्रशासन नहीं था, परंतु राजा का विशेष महत्व था। बाद में सामंती व्यवस्था का विकास हो गया। देश जो है वो भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति जो है विषय में बटा हुआ था और विषय जो है वो ग्राम में बटा हुआ था। देश के जो हेड होते थे उनको गोपना कहा जाता था। भुक्ति को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के प्रशासक को उपरिक और विषय के प्रशासक को विषयपति कहा जाता था।
और ग्राम के जो प्रधान थे उनको ग्रामिक कहा जाता था। गुप्त समाज, वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी हुई थी। उपजातियां का उदय हो चुका था। कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन मिलता है गुप्त काल में। कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन गुप्त काल में। दास अछूतों की स्थिति निम्न हो गई थी गुप्त काल में। स्त्री की स्थिति भी निम्न हो गई थी। 510 एडी में भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख से सती होने का पता चलता है। गुप्त अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का आधार था। गुप्त काल में कर 1/4 से 1/6 था। व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था भी था जिसके अध्यक्ष ज्येष्ठक कहलाते थे। ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह तथा उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति जो था वो प्रमुख बंदरगाह था और उज्जैन जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्का को क्या कहते हैं? दीनार। गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्का चलता था उसको दीनार कहते हैं। गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का चलता था उसका रुपया कहा जाता था, रुपया का। और भूमि दान का विस्तार हुआ था गुप्त काल में। गुप्तों की धर्म की बात करें तो गुप्त शासक के धर्म जो है वैष्णव था। गुप्त शासकों का धर्म वैष्णव था, इसीलिए इनका चिन्ह जो था वो गरुड़ था। मंदिर निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। मंदिर निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। देवगढ़ जो झांसी में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में ही बना है। विष्णु के 10 अवतारों में बराह अवतार जो है वो गुप्त काल में सबसे प्रचलित था। गुप्त कला की बात करें तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला सभी का विकास हो रहा था। नागर शैली का अधिक विकास हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल में नागर शैली का अधिक विकास हुआ। बौद्ध जैन के साथ साथ हिंदू की मूर्ति भी निर्माण किए गए थे गुप्त काल में। बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति निर्माण गुप्त काल से ही शुरू हुआ। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति निर्माण कला जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ। अजंता एवं बाघ गुफा चित्रकारी का विकास, अजंता एवं बाघ गुफा में चित्रकारी किया गया है। अजंता जो है, अजंता गुफा औरंगाबाद में है और बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। अजंता में बौद्ध महायान के चित्र हैं और बाघ गुफा में लोक जीवन चित्र है। लोक जीवन चित्र है बाघ गुफा में। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नीतिसार, नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? नीतिसार लिखा गया है कामनंद के द्वारा। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम लिखा गया शूद्रक के द्वारा। कामसूत्र, कामसूत्र लिखा गया है वात्सायन के द्वारा। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। नीतिसार कामनंद ने लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। कामसूत्र वात्सायन ने लिखा है। आर्यभट्ट ने लिखा है आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतम 10 गीतिका 0.5 पाई पृथ्वी सूर्य का चक्र आदि आर्यभट्ट ने बताया है। बराह मिहिर चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात बराह मिहिर ने कहा है। चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात बराह मिहिर ने कहा है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया है और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। अब आते हैं गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश। गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश। गुप्त के पतन एवं हूनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसमें पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ। स्रोत की बात करें तो स्रोत बाण भट्ट की हर्ष चरित्र और कादंबरी,
कादम्बरी से पता चलता है। हुवेन सांग की सी यू की बुक जो है उससे भी हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उससे भी वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। कल्हन की राज तरंगिनी जो है उससे भी वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा था, उससे वर्धन वंश के बारे में पता चलता है। तो वर्धन वंश के प्रमुख शासक जो हुए यानी वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। राजधानी कहाँ था पुष्यभूति वर्धन का? थानेश्वर जो है वो वर्धन वंश की राजधानी थी। प्रमुख शासक हुए प्रभाकर वर्धन के वाइफ का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्र थी। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था, छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था और पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह हुआ। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने धोखे से किसकी हत्या कर दी थी? राज्यवर्धन की। अब आता है हर्षवर्धन 606 एडी में राजा बना। हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी में राजा बना। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन ने शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को जीत लिया। शशांक जो है वो शैव धर्म का था और शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को कैद से छुड़ाया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हुवेनसांग हर्ष के समय भारत आया था। हुवेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक जो है वो हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे जिसका नाम है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्ष भारत का अंतिम शासक था। हर्ष जो है वो भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन करवाया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग संगम पर एक समारोह करता था जिसका नाम था महामोक्ष परिषद हर एक 5 वर्षों पर होता था। तो ये था वर्धन साम्राज्य। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास का। तो दक्षिण भारत में प्राचीन में कौन था? चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य वंश। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। चेर वंश का संकेत क्या था? प्रतीक था धनुष। चोल वंश का प्रतीक था बाघ और पांड्य वंश का प्रतीक था मछली। परिचय की बात करें संगम युग क्या था? संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संगम तमिल साहित्य की रचना की गई जिसे संगम साहित्य कहा गया। तमिल साहित्य की रचना की गई जिसे संगम साहित्य कहा गया। 3 संगम हुए। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहला संगम जो हुआ मदुरई में हुआ, दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, तीसरा संगम जो है वो उत्तरी मदुरई में हुआ। पर पहला संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। दूसरा संगम के अध्यक्ष अगस्त ही थे और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। नोट: पांड्य राजाओं
पांड्य राजाओं ने 197 लगभग 197 राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। 3 संगम का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश का क्या था सिंबल? बाघ। चोल वंश का शासक थे कारिकल। चोल वंश के प्रमुख शासक थे कारिकल और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? कावेरी पट्टनम या पुहार या कावेरी पट्टनम। चोल वंश श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोल वंश ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोल संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण था। चोल जो है वो संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण था। चेर वंश का प्रतीक था धनुष। प्रमुख शासक चेर वंश के हुए सेनगुट्टवन। चेर वंश के प्रमुख शासक सेनगुट्टवन ने चेर राज में कन्नगी पूजा यानी पत्नी पूजा की प्रारंभ की। कन्नगी पूजा यानी पत्नी पूजा प्रारंभ किसने किया था? सेनगुट्टवन ने। पांड्य वंश। पांड्य का प्रतीक था मछली। पांड्य का प्रतीक क्या था? मछली। पांड्य का प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। पांड्यों का प्रथम उल्लेख जो है वो मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। पांड्यों का शासन संभवतः स्त्री द्वारा चलाया जाता था। पांड्य राजा नेडियन ने समुद्र पूजा की थी। पांड्य राजा नेडियोन ने समुद्र पूजा की थी। दक्षिण भारत को आर्यकरण किसने किया था? अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था अगस्त ऋषि ने। तमिल के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन यानी सुब्रमण्यम। तमिल के प्रमुख देवता थे मुरुगन या सुब्रमण्यम। प्रमुख संगम साहित्य तोलकप्पियम जो है वो तोलकप्पियर द्वारा लिखा गया है। तोलकप्पियर द्वारा लिखा गया है जो कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह दूसरा संगम में लिखा गया था। शिल्पादिकारम इलंगो अडिगल द्वारा लिखा गया है। शिल्पादिकारम में व्यापारी कोवलन और पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। शिल्पादिकारम में व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया है। तिरुकुरल जो है वो तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया है जो कि नीति शास्त्र बुक है। कुरल जो है तिरुवल्लुर के द्वारा लिखा गया है जो कि तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। अब आता है संगम काल का पार्ट 2। इसमें पढ़ना है कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। परिचय की बात करें तो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। सबसे पहले पल्लव जब समाप्त हुआ तो उस पर वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य स्थापित हुए। वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूट के बाद आए कल्याणी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बाद आए फिर चोल वंश। तो सबसे पहले पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। 575 ईस्वी में स्थापना किया सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का। पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था? कांची। पल्लव वंश का राजधानी कांची जो कि तमिलनाडु में है। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत की। इसने मामल्लापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया। मामल्लापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने कराया था। किरातार्जुनियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। भारवी ने लिखा है किरातार्जुनियम। नरसिंह वर्मन प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। नरसिंह वर्मन को वातापी कोंड भी कहा जाता था। नरसिंह वर्मन ने कौन सी धारण की थी उपाधि? वातापी कोंड, क्योंकि वातापी को जीत लिया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था किसने? नरसिंह वर्मन
प्रथम ने नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबली के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि 7 हैं। और नरसिंहवर्मन के समय ही वेनसांग कांची आया था। वेनसांग जो है वो कांची आया था नरसिंहवर्मन के समय। नरसिंहवर्मन के समय बाद आता है नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में एक कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर और राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और दंडी जो है वो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो है वो नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। वातापी के चालुक्य वंश की बात करें तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जय सिंह और राजधानी थी वातापी या बादामी। प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश जो हुआ उसका प्रमुख शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जो है वो सबसे प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी ऐहोल अभिलेख के रवि कीर्ति से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। नरसिंहवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और नरसिंहवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के समय बेंगी चालुक्य जो है वो स्थापित हुए और अंतिम शासक कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब इसके बाद आता है बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी कहाँ थी? बेंगी यानी आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी के मध्य के भाग पर शासन करते थे बेंगी के चालुक्य। उसके बाद आता है वेंगी के चालुक्य के बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग और राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट में प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एकासन मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहार वंश के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था ध्रुव प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहार वंश के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। राष्ट्रकूट का सबसे प्रतापी सबसे अंतिम शासक जो था वो कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश के दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूट के दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तैलप द्वितीय जो कि कल्याणी चालुक्य, तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों पर विजय स्थापित करके नए वंश स्थापना किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध धर्म में जुड़े हुए थे। राष्ट्रकूट जो है वो शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा एलिफेंटा में 1 से 12 नंबर गुफा तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 नंबर गुफा तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 नंबर गुफा तक जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कुल 34 गुफा है एलोरा एलिफेंटा में।
एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री येवियन ने किया था। कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूटों के बाद आए कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन हुए? तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक हुए तैलप द्वितीय और इनकी राजधानी थी मान्यखेत, जो आगे चल के कल्याणी हो गया। मान्यखेत और कल्याणी। राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। इस वंश के यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की। मिताक्षरा ने हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की। मिताक्षरा हिंदू, जो कि हिंदू विधि वेदा ग्रंथ है, इसकी विधिवेता विज्ञानेश्वर हैं। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है और मिताक्षरा जो है वो हिंदू विधि ग्रंथ है। फिर से आता है चोल वंश। चोल वंश, इस चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। इस चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजौर, तंजावुर। पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना हुई। विजयालय ने स्थापना किया। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने। वहां के शासक पंचम जो थे, कौन पंचम? महिम पंचम। महिम पंचम को तो भागने पे मजबूर कर दिया था। राजेंद्र प्रथम, चोल वंश की सबसे प्रतापी शासक जो है वो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। उसने गंगे कोंड चोल उपाधि धारण किया। गंगे कोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की तथा गंगे कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया। गंगे कोंड चोल उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया। साथ ही राजधानी के पास चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। नटराज की मूर्ति का निर्माण कांसे की नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। चोल काल में टैक्स कितना था? 1/3। चोल काल में टैक्स था 1/3। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन भारत के अन्य वंशों के बारे में, जैसे कुछ बंगाल के राजवंश है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इनकी राजधानी थी मुंगेर। प्रमुख शासक हुए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल आदि। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक जो हुआ वो था धर्मपाल। धर्मपाल ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कहाँ? भागलपुर, बिहार में। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। अब आते हैं देवपाल। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए थे। और इस पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? मदन पाल। मदन पाल। सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक थे सामंत सेन, जिसकी राजधानी नादिया था। और सेन वंश के सबसे प्रमुख शासक थे बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। अब कुछ देखते हैं
अच्छा, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक जो था वो था लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव इसके दरबार में रहते थे। जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, गीत गोविंद के रचनाकार। लक्ष्मण सेन ने बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। लक्ष्मण सेन जो है वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। अभिलेख हिंदी में किसने उत्कीर्ण करवाया था? सेन वंश के कौन? लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन ने अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। अब बात करते हैं कश्मीर के कुछ राजवंश में। तो कश्मीर में मुख्यतः कारकोट वंश, उत्पल वंश एवं लोहार वंश ने शासन किया। सबसे प्रमुख वंश रहा लोहार वंश। लोहार वंश के शासक हर्ष थे। हर्ष के दरबार में कलहन रहता था। कलहन जिसने राजतरंगिणी की रचना की। इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो ये था नोट्स इडुटेरिया का, प्राचीन इतिहास का।